साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और हम आज इस वीडियो में पूरे माह के करंट अफेयर्स को सिर्फ 30 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। यह पार्ट 2 है। इट मीन्स इस वीडियो में आपको 15 मई से लेकर 30 मई तक के करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। इसके पहले एक और पार्ट डल चुका है मंथली करंट अफेयर्स का, मई के 15 दिनों के 1 से लेकर 15 मई तक का, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर देने जाइए, आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो इस मंथली करंट अफेयर्स को आप जरूर सुनकर जाइए। इसीलिए मैंने इसे सिर्फ 30 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि आप एक बार रिवीजन कर लें फास्ट में और आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आप समझ सकते हैं 15 दिनों के करंट अफेयर्स को 30 मिनट में रखने का तात्पर्य है सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही आपके सामने रखे गए हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावना 100% बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स को मंथली। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए आर्बूट रोबोट विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा यह किया गया। आप देख सकते हैं मैप में। हमारे पास अगला प्रश्न है कि गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने के लिए कौन सा गीत गाया है? तो जयतु भारतम योजना, जो भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान एक शीर्षक से एक स्टार्ट किया गया था, उसी से संबंधित, इसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत देश के 200 से ज़्यादा गायकों ने इस जयतु भारतम गाने को गाया था। और इस गीत के संगीतकार, कवि और लेखक थे प्रसून जोशी। आप देख सकते हैं 200 लगभग क्या थे गायकों का इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण थी लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चीन के द्वारा WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया गया है? तो देखिए, चीन के ऊपर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि आपने कोरोना वायरस फैलाया और आपने सही समय पर बताया नहीं, इसलिए चीन $2 बिलियन क्या दे रहा है? US डॉलर की राशि दे रहा है। इसीलिए प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनवी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त हो गया है? तो भारत देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त होने वाला वो है लद्दाख। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये जम्मू और कश्मीर राज्य के तहत आता था, लेकिन अब यह बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी। 3 मई सन 2020 के बाद से यहाँ पर कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया था, इसलिए यह कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मामले आए नहीं थे, 43 मामले आए थे, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव केसेस ठीक हो चुके हैं। आपको याद होगा कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य था गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। और यहाँ पर कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश पहला? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। आप मैप में देख सकते हैं लद्दाख के इलाके को। कारगिल को भी लद्दाख के यूटी में ही शामिल कर दिया गया है, और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे भी इसी में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव 60027 नंबर या WAG-12 इंजन का निर्माण कहां पर किया गया है? तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, जो बिहार में स्थित है, वहां पर इस 12,000 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं बहुत शक्तिशाली इंजन है, ब्रॉडगेज में चलाया जाएगा। भारत स्वदेशी रूप से ज्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया। समझ सकते हैं 12,000 हॉर्स पावर की शक्ति कितनी बड़ी होती है। आपको पता होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग से बनाया जा रहा है मालगाड़ियों के लिए, ताकि मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाया जा सके और कम लागत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। इसमें ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एक ही इंजन काफी स्पीड में ज्यादा वजन का माल क्या करेगा? ढो सकेगा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं भारत देश में पीयूष गोयल, और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। आप इंजन को देख सकते हैं, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल टी डे यानी अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। चाय के श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यह
चाय दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा चाय एक क्या है, श्रम प्रधान कार्य है। पत्तियां लगी रहती हैं, पत्तियों को एक कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ना पड़ता है। बहुत सारे श्रमिक होते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको इकट्ठा करते हैं, फिर मशीन में डाला जाता है। मतलब काफ़ी श्रम लगता है और श्रमिकों को कम पैसा मिलता है कंपैरिजन टू जो पूंजीपति है वो अच्छा पैसा कमाते हैं। आपको चाय पता होगी, चाय दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है और कैमेलिया सिनेसिस पौधे से बनने वाला यह एक पेय पदार्थ होता है। आपको पता होगा भारत देश का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की टी 2004 में दिया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चाय दिवस। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि क्या है, मैं चाय बेचा करता था, है ना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। इसके महानिदेशक हैं क्वा डोंगयू, रोम में इसका मुख्यालय। 1945 में FAO की स्थापना की गई थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भाई इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर हिकोरी नकटानी का। कहाँ के थे ये? जापान के थे। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, ये कार्यकारी बोर्ड जो है ये 34 सदस्यों से मिलकर बना होता है। 3 साल का कार्यकाल है डॉक्टर हर्षवर्धन का और ये WHO की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वाली संस्था या निर्णय लेने वाली संस्था है ना। 194 सदस्य हैं किसमें? WHO में। आपको ज्ञात है WHO के विषय में। डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं भारत देश के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना की शुरुआत की है? तो आपको पता उड़ीसा का कोणार्क शहर है ना, जहां पर क्या है, सूर्य मंदिर आता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे ही सोलराइज करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसे भारत देश का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये मेन मंदिर नहीं है। मेन मंदिर के सामने जो महामंडप का हिस्सा होता है ये वो है। मेन मंदिर पीछे काले कलर के पत्थर से बना हुआ था जो अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। याद रखिएगा इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े हुए सौर परियोजना के साथ साथ एक सोलर का जो ग्रिड रहता है उसको नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाएगा। सोलर के जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो लगाए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें किया जाएगा। और इसका जो कार्य है ये उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। 100% सेंट्रलाइज्ड स्कीम है। 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से। इन्हें मिला था पेटा हीरो ऑफ द नेशन अवार्ड। राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं भारत देश में राजकुमार सिंह। उड़ीसा की अवस्थिति आप देख सकते हैं जिसका पुराना नाम था कलिंग। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना? देखिए यूरोप बहुत ज्यादा ग्रसित है इस बीमारी से, है ना, यूरोप और अमेरिका। उसी समय पर अब ये पहला क्वेश्चन बनना चाहिए कि यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना है कोविड फ्री वाला? तो स्लोवेनिया। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। स्लोवेनिया की राजधानी है लिजुब्जाना और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनाजा। आप देख सकते हैं हेडिंग कि स्लोवेनिया का ऐलान कोरोना फ्री देश। बहुत खूबसूरत देश है, छोटा सा देश है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता वाले या बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए नो योर कस्टमर, वीडियो नो योर कस्टमर की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई वीडियो KYC मतलब आपको क्या किया जाएगा, वीडियो कॉल किया जाएगा और आपका बैंक खाता खोल दिया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत देश का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें दस्तावेज का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से ही पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं इस टेक या IT के समय पर, है ना। खासतौर से लॉकडाउन के बाद तो वीडियो कॉल और इसका जो लोगों के प्रति परसेप्शन है वो क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं उदय कोटक और बैंकिंग वाले बच्चे लिख लें, इसकी टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की, लेट्स मेक मनी सिंपल। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी के द्वारा
सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो भाई हैक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है कर्नाटक में आती है भारत देश की सिलिकॉन वैली। इट मीन्स क्या? बेंगलुरु। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी विशेषतः कर्नाटका राज्य में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसीलिए यह हैक नामक कार्यक्रम बनाया गया। आपको याद होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था अमेरिका में ही कि अमेरिकियों को बेंगलुरु से क्या होना चाहिए, बेंगलुरु के इंजीनियरों से सीखना चाहिए कि वो कितना अच्छा कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा आप चीजें क्या करिए, लिंक करने की कोशिश करिए। याद रखिएगा हैक कर्नाटक का पहला साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक कार्यक्रम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटका राज्य को आप देश की हमारे मैप की लोकेशन में क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उनके अनुसंधान में या रिसर्च में अल्जाइमर की बीमारी टालने का एक तरीका मिल गया है। तो अल्जाइमर की बीमारी आपको पता होगा अधिकतर वृद्धों में देखने में ज्यादा मिलती है। वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं चीजों को, इसे ही अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो भाई याद रखिएगा अल्जाइमर को आईआईटी गुवाहाटी से, ठीक है, असम राज्य में यह पड़ता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है यह कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या हो गई है कितनी, 1 करोड़। इसमें क्या होता है आयुष्मान भारत में, इसमें यह है कि कम आय वाले और गरीब परिवारों को सालाना 1 साल के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसके तहत कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी कोविड-19 को भी क्या है, कवर किया गया है। और इस योजना में लाभार्थियों की उम्र को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अमेरिका में एक पॉलिसी आई थी हेल्थ केयर के नाम से, ओबामा के समय से ही, जिसे ओबामा केयर भी कहा जाता था। उसी से भारत देश ने सीख कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले ही जस्ट NDA 1 में ही इस स्कीम को लाने की कोशिश करी थी। और भारत देश को क्या है 50 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया गया था। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आयुष्मान भारत के कार्ड है ना, आयुष्मान भारत कार्डधारी को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में फ्री की कोरोना की जांच और इलाज किया जाएगा। भाई गवर्नमेंट वाले तो सभी का करते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले अगर वो आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति रहता है तो उसकी भी जांच, यहाँ तक कि जांच को भी वो मना नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना है यह प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, याद रखिएगा यह एक फ्लैगशिप परियोजना है, इससे क्वेश्चन बनने ही चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन सी बन गई है। तो लॉकडाउन के बाद सबसे पहला खेल प्रतिस्पर्धा देखी गई है, बड़ी खेल स्पर्धा दुनिया में, फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुंदेसलीगा। महत्वपूर्ण यह है कि 80,000 की क्या थी, दर्शकों की क्षमता थी स्टेडियम की, फिर भी बिना दर्शकों के ये खेला गया, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बुंदेसलीगा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है फेडरल लीग, यानी एक संघीय लीग। मैच के दौरान भी खिलाड़ियों ने क्या की थी, प्रॉपर दूरी बनाकर बैठे थे। और बुंदेसलीगा जर्मनी की बहुत प्रमुख फुटबॉल लीग में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। याद रखिएगा बुंदेसलीगा, लोगो आप इसका सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चरण पादुका अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपको याद होगा जो प्रवासी भारतीय जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे थे, जो मजदूर हैं, इंटरनल जो माइग्रेशन हो रहा था, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, लोग अपने घर जा रहे थे मजदूर, उस समय पर मध्य प्रदेश राज्य में जो पैदल चलकर प्रवासी मजदूर आ रहे थे, नंगे पांव आ रहे थे, बहुत विभत्स क्या है दर्द विदारक तस्वीरें सामने आ रही थी कि मजदूरों के पैर कटे हैं और खून से लथपथ हैं और चल रहे हैं, फिर भी इतनी गर्मी में चल रहे हैं वो। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको चप्पल और जूते देने के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत करी थी, जो लोग नंगे पांव जा रहे थे। तो बहुत अच्छी शुरुआत थी। देखिए
छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन कम से कम क्या है, एक न्यूनतम आवश्यकता तो व्यक्ति की पूरी हुई कि कम से कम वो अपने शरीर की रक्षा कर सके। बाकी राज्यों में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखने को मिला, इसलिए महत्वपूर्ण बनता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। हृदय प्रदेश भारत देश का, और टाइगर प्रदेश भी है, टाइगर स्टेट है, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। दोबारा इन्होंने टैग अपना ले लिया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वुहान डायरी, एक पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है वहीं से लिखी गई है, चाइना में। वहां के एक साहित्यकार हैं फांग फांग, उन्होंने यह किताब लिखी है। यह जो बुक है ये ऑनलाइन डायरीज, एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन है, जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उसी समय 60 दिनों में लिखी गई थी। प्रकाशन का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हार्पर नॉन फिक्शन प्रकाशन के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। तो याद रखिएगा, फोटो आप सामने देख सकते हैं, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, फांग फांग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल कर ली है, वह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई इजराइल, इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। नेतन्याहू आने वाले सिर्फ 18 महीनों के लिए क्या है, काम संभाल रहे हैं। आपको पता होगा कि इस बार जो चुनाव हुआ था इजराइल में, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, लेकिन इन्हें बहुमत नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने एक और पार्टी के साथ क्या किया, गठबंधन किया और 18 महीने का अनुबंध किया है। उनके जो साथी हैं वो हैं बेनी गेंटस, यह अभी रक्षा मंत्री बने हैं 18 महीने के लिए। जैसे ही 18 महीने होंगे तो नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे और बेनी गेट्स प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो अदला बदली कर लेंगे 18 महीने के बाद। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल। आपको याद होगा क्या, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के उपलक्ष्य पे लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि इजराइल की एक रोड का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजरायली शेकेल। आपके सामने है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बांग्लादेश के किस प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो प्रोफेसर अनीसुज्जमा, इनका निधन हो गया है। बहुत फेमस व्यक्ति थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भाषावाद का आंदोलन हुआ था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान परिवर्तित होकर क्या बांग्लादेश के रूप में, एक नए राष्ट्र के रूप में 1971 में दुनिया के सामने आया। उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। 2012 से लेकर ये अभी तक बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, एकुशी पदक से भी सम्मानित है। यहाँ तक कि प्रश्न आने की संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी इन्हें मिला था, इसलिए प्रश्न आना ही चाहिए। प्रोफेसर अनीसुज्जमा, बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश के द्वारा एक नया मानचित्र स्वीकार किया गया है? तो नेपाल के द्वारा यह किया जा रहा है, चाइना की शह को सामने रखकर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। इस नक्शे में देखिए, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, 3 जो भारतीय हिस्से हैं उनको नेपाल का बताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने अपने मैप में बताने की कोशिश करी है। और ये भी कह रहे हैं, नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, जो क्या करती है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने आप को ज़्यादा नज़दीक समझती है, इनके सांसदों ने क्या है, एक संसद का विशेष प्रस्ताव भी बुलाया था और भारत देश से कहा कि आप इन तीनों के तीनों इलाकों को हमें वापस कर दो। बताइए, इलाका हमारा है और मांग वो रहे हैं। खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीनों के तीनों जो एरियाज है जिनके बारे में मांग की जा रही है उसको आप देख सकते हैं। ट्रायंगल बनता है एक, चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच का। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में लिट्टे, है ना, जो श्रीलंका में एक संगठन था, आतंकी संगठन, उनके द्वारा। इसीलिए यह आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। जो राहुल गांधी हैं उनके यह पिताजी हैं।
है ना, एंटी टेररिज्म डे। भारत देश आतंकवाद से बहुत पीड़ित है, विशेषतः पाकिस्तान की वजह से। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इस साल की इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। मैं 22 तारीख को आपको 3 डेज याद कराता हूं। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 क्या है, मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो WEB, वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 3 दिवस आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये इसी से संबंधित है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? तो कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है ना, इसमें बहुत सारे बैंक्स आते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। भाई एक महिला है ना, कार्मेन रेनहार्ट, ये बहुत बहुत प्रतिष्ठित महिला हैं। इन्हें किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार, एडम स्मिथ पुरस्कार, फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और भी बहुत सारी सूचियां आती हैं जिनमें इनका नाम हमेशा आता रहता है। तो याद रखिएगा भाई, नई उपाध्यक्ष वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कार्मेन रेनहार्ट। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, UPSC में, SSC में, व्यापम में, PEB में, है ना। तो आप याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि इनसे प्रश्न बार बार आते ही रहते हैं। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। उप प्रबंधक निदेशक हैं इसके साजी केवी। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड के लोगों को आप सामने देख सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर है? कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो 487 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी इसे कहा जाता है। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसमें जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, करेंसी एसेट्स हैं, वही सिर्फ 448 बिलियन डॉलर। देखिए कितना बड़ा हमारे पास फॉरेक्स करेंसी का भंडार है। उसके ऊपर से हमारे पास गोल्ड रिजर्व है 32 बिलियन डॉलर्स के आसपास का। IMF में जो हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहते हैं वो भी 1.42 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारे पास है। तो अच्छी खासी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार है। ये भारत की शक्ति को क्या करता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बढ़ाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन कौन सी बनी है? तो भाई पहली वाली स्क्वाड्रन थी 45 वाली, और 18वीं स्क्वाड्रन में भी भारत के जो LCA है ना, तेजस चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। याद रखिएगा सिंगल इंजन है। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्का लड़ाकू विमान है। 2 प्रकार के लड़ाकू विमान होते हैं। देखिए सिंगल इंजन लगा हुआ है और सिंगल सीटर है। जो फ्रंट वाले विमान होते हैं वो डबल इंजन होते हैं, डबल सीटर होते हैं, मतलब उनकी ज़्यादा स्पीड भी रहती है क्योंकि उनके पास डबल इंजन होते हैं। और 2 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति चलाता है और दूसरा व्यक्ति जो उसमें आर्म्स लगे रहते हैं, जो उसमें हथियार लगे रहते हैं, उसको ऑपरेट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइट है ना, मतलब हल्का वाला हमारे पास लड़ाकू विमान है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना के चीफ हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बहुत कम उम्र में निधन हो गया है मोहित बघेल का। ये बॉलीवुड अभिनेता थे। छोटे मियाँ जो एक कॉमेडी शो था उससे क्या किया था, इन्होंने शुरुआत करी थी। आप इनको बहुत सारी फिल्म्स में भी देख सकते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान की भी, है ना, काफ़ी कॉमेडी के भी रोल इन्होंने किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सोमेनी का भी निधन हो गया है। वे किस देश के नागरिक थे? तो भाई इटली के नागरिक थे। प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे, ऑफिसर भी रहे और प्रबंधक भी रहे। मैचेस अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखते होंगे तो ये आपको हमेशा बीच बीच में देखने को मिल जाते होंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, NYIPLA इन्वेस्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय अमेरिकी IBM में काम करने वाले एक वैज्ञानिक है राजीव जोशी,
इन्हें यह पुरस्कार इन्वेंटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये NYIPLA का फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, है ना। हाल फिलहाल ये IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। इनको $5,000 की राशि भी पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। स्क्रीन में आप इनको देख सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है कि हैरी पॉटर की जो लेखिका है ना, क्या नाम था, JK रॉलिंग्स। उन्होंने एक नई पुस्तक का अनावरण किया है ऑनलाइन। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आइकाबॉग। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, सत्ता और सत्य के बीच की कहानी है और इसके जो पहले 2 चैप्टर है वो इन्होंने फ्री भी रखे हैं। आप देख सकते हैं JK रॉलिंग्स को। हैरी पॉटर की सीरीज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, 7 मूवियां आई थी, है ना। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा AI पर आधारित कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पाई, है ना, पाई चैटबॉट लॉन्च किया गया। जागरूकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा यह विकसित किया गया है ना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जो पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो MD और CEO वो हैं दिलीप अम्बे। आप देख सकते हैं NPCI के साथ पाई का लोगो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों, है ना, 36 नेशनल गेम्स को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको पता है बहुत सारे जो खेल के आयोजन है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब ये कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं बताने के लिए। पहले अधिसूचना जारी की जाएगी, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हजारों की संख्या में खिलाड़ी भी आते हैं, प्रशासक भी आते हैं, मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। इसीलिए अब इसमें क्या है, पता नहीं अगला आयोजन कब किया जाएगा। आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। याद होगा आपको, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये जो हॉकी की इंटरनेशनल कमेटी उसके भी अध्यक्ष हैं और भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है ना। गोवा 2020 नेशनल गेम्स का आप लोगो देख सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट्स का दूसरा सबसे निर्माता बनने वाला कौन सा देश बन गया है। तो भारत देश PPE बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2 लाख PPE किट पर डे बनाई जाती भारत देश में। और सबसे पहले नंबर पर कौन था भाई, हमारे पड़ोसी का मित्र चाइना। PPE किट में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आप देख सकते हैं शूज, ग्लव्स, कवर, है ना, जो फेस मास्क है, हेड कैप है, सब कुछ शामिल होता है। और ये जो डेटा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जारी किया गया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चांदनी चौक से यह आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ओपन स्काईज ट्रीटी 2002 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे बहुत सारी ट्रीटी से हटता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं। ये स्काई संधि जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। प्रभावी करने वाले देश थे 35। हेलसिंकी में से प्रभावी किया गया था। आप देख सकते हैं ओपन स्काई ट्रीटी। अगला प्रश्न है हमारे पास, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहल को आगे बढ़ाने के लिए किस ऐप पर भारत मौसम विज्ञान अपनी सूचनाएं प्रदान करना शुरू कर रहा है। तो वन एंड ओनली एक ऐप है भारत सरकार का जिसे कहते हैं उमंग। आप उमंग का फुल फॉर्म भी आपसे स्पष्ट पूछा जा सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह भारत देश का ऑल इन वन सिंगल विंडो एक क्या है, बहुत सुरक्षित बहुभाषी मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार की आपको सेवाएं सिर्फ एक ही ऐप में प्रदान करता है। यहां तक कि डिजी लॉकर की भी आपको सुविधा यहां पर मिल जाती है। सभी प्लेटफॉर्म में चलता है और 2 करोड़ से भी ज्यादा इसके उपयोग करता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये उमंग ऐप। अगर आपने भी डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्र सरकार के द्वारा अम्फान तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल को कितना राहत पैकेज दिया गया है। तो मैं आपको बता चुका हूं, पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उड़ीसा को दिए गए हैं 500 करोड़ रुपए। अम्फान तूफान का नाम रखा गया है थाईलैंड देश के द्वारा। यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना है भारत देश का। यह बना है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा, राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है हमारे पास, FLO
फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो जानवी फूकन है ना, ये क्या है, इस एफएलओ की अध्यक्ष चुनी गई है। हरजिंदर कौर तलवार का इन्होंने स्थान लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वही बलबीर सिंह दोझांस, जिन्हें बलबीर सिंह सीनियर भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इन्होंने क्या किया था, फाइनल में सबसे ज्यादा गोल किए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युवाओं के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के किस संगठन का उल्लेख है? तो खुडोल का उल्लेख किया गया है। यह या ऑल एक एनजीओ है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गैस लीक की घटना के बाद किसे सीज करने के या किस संयंत्र को सीज करने के आदेश दिए हैं? आपको पता होगा, एलजी पॉलीमर संयंत्र। एक वैजाग गैस लीक की घटना घटी थी 7 मई 2020 को। स्टीरीन गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, जिस वजह से यह ऐसा किया गया है। आप देख सकते हैं गैसेस। अगला प्रश्न है, ब्रीथेबल नवरक्षक पीपी किट किसके द्वारा तैयार की गई? तो भारतीय नौसेना के द्वारा यह तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान मिशन है। रोसकॉसमोस के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। अगला प्रश्न है, सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। आप चारों जो हमारे प्रमुख हैं उनको स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंबा सुरंग का निर्माण कहां पर किया गया है? तो चंबा सुरंग का निर्माण किया गया उत्तराखंड में और नितिन गडकरी के द्वारा यह किया गया है। अगर आप